हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि इस ऑल्टरनेट में मैं उपस्थित होता हूं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के साथ। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर मन में कोई दुविधा हो, कुछ लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखने से झिझकने की जरूरत नहीं है। सेशन को भगा भगा करके नहीं देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिए और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ऐसे तो सारे होते हैं और सबको नोट डाउन करना चाहिए। एंटोनिम सिनोनिम्स भी साथ में लिखना चाहिए ताकि जब कभी भी रिवीजन करें तो ये दोहराते रहे और एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और लाए गए वर्ड्स को आपके सामने रखते हैं। आज के सेशन में जो पहला वर्ड है वो है अनवारंटेड। क्या है अनवारंटेड? ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है नॉट हैविंग फॉर अ गुड रीजन एंड देयरफॉर एनोइंग और अनफेयर। मतलब है कि कोई भी चीज गुड रीजन के लिए ना हो, इसलिए वो एनोइंग हो, अनफेयर हो। मतलब है कि बेबुनियाद, अन्याय संगत, अनुचित या निराधार। इस अर्थ में हम अनवारंटेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिनोनिम देखते हैं। अनजस्टिफाइड, बेसलेस, अनफेयर एंड अनजस्ट। क्या है अनजस्टिफाइड, बेसलेस, अनफेयर एंड अनजस्ट? इसके सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, जस्टिफाइड, वैलिड, जस्ट एंड फेयर। क्या हो जाएगा? जस्टिफाइड, वैलिड, जस्ट एंड फेयर इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पीपल नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सच अनवारंटेड इंट्रूजन्स into their private lives by journalists। क्या कह रहा है कि people need to be protected against such unwarranted intrusions into their private lives by journalists। पेज पर जो पहला शब्द आया वो है unwarranted, मतलब है not having for a good reason and therefore annoying और unfair, मतलब है बेबुनियाद, अनुचित और निराधार। चलिए अगला शब्द लेते हैं, वो है वेग। वेग एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है नॉट क्लियर और डेफिनेट और नॉट थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग क्लियरली। दो मीनिंग है यहां पर। मतलब है स्पष्ट नहीं है या फिर ऐसा इंसान जिसके सोच और समझ में स्पष्टता नहीं है। नॉट क्लियर और डिफरेंट कहने का मतलब है अस्पष्ट और अनिश्चित से, और वैसा इंसान जिसके सोच और समझ में स्पष्टता नहीं है, निश्चितता नहीं है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेग। अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इंडिस्टिंक्ट, इंडेफिनिट एंड मर्की इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंडिस्टिंक्ट, इंडेफिनिट और मर्की इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, क्लियर, प्रिसाइज, डेफिनिट एंड फर्म। क्या हो जाएगा? क्लियर, प्रिसाइज, डेफिनिट और फर्म इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। शी लुक्ड वेग व्हेन आई ट्राइड टू एक्सप्लेन। क्या है? शी लुक्ड वेग व्हेन आई ट्राइड टू एक्सप्लेन। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला आया अनवारंटेड, मतलब है नॉट हैविंग फॉर अ गुड रीजन एंड देयरफॉर एनोइंग और अनफेयर। दूसरा जो शब्द आया वो है वेग, नॉट क्लियर और डेफिनेट और नॉट थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग क्लियरली। इस अर्थ में हम वेग का प्रयोग करते हैं। मतलब है अस्पष्ट या अनिश्चित या व्यक्ति जिसके सोच या समझ में स्पष्टता नहीं है, उसके लिए हम वेग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगला जो शब्द है वो है सेटायर। सेटायर नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है द यूज ऑफ ह्यूमर टू अटैक अ पर्सन, एन आइडिया और बिहेवियर दैट यू थिंक इज बैड और सिली। मतलब है व्यंग कह सकते हैं, प्रहसन कह सकते हैं, व्यंग रचना, नाटक और फिल्म, इसके लिए भी हम सेटायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम की बात करें, मॉकरी, डिरीजन एंड सार्काज्म। क्या है? मॉकरी, डिरीजन एंड सार्काज्म इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंटोनिम की बात करें, प्रेज, ट्रुथ एंड सीरियसनेस। क्या हो जाएगा? प्रेज, ट्रुथ एंड सीरियसनेस इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। हर फिल्म वाज अ क्रूअल सटायर ऑन लाइफ इन द 80s। क्या है? हर फिल्म वाज अ क्रूअल सटायर ऑन लाइफ इन the 80s। सेटायर का मतलब है the use of humor to attack a person, an idea or behavior that you think is bad or silly। मतलब है व्यंग और प्रहसन से। अगला जो शब्द है वो है प्रेवलेंस। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। प्रेवलेंस का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। The fact that something is very common or happens often। क्या है? The fact that something is very common and happens often का मतलब क्या है? प्रचलन है, व्यापकता है, प्रधानता है, जो कि कॉमन है और प्रायः होता है, उसके लिए हम प्रेवलेंस का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें, पर्वेसिवनेस, यूबिक्विटी एंड पॉपुलैरिटी। क्या हो जाएगा? पर्वेसिवनेस, यूबिक्विटी
एंड पॉपुलैरिटी इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रेयरनेस एंड अनयूजुअलनेस, क्या हो जाएगा? रेयरनेस एंड अनयूजुअलनेस इसके एंटोनिम के तौर पर हम रख सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ही वाज सरप्राइज्ड बाय द प्रेवलेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म अबाउट द फ्यूचर। ही वाज सरप्राइज्ड बाय द प्रेवलेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म अबाउट द फ्यूचर। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है सेटायर। सेटायर का मतलब है द यूज ऑफ ह्यूमर टू अटैक अ पर्सन, एन आइडिया और बिहेवियर दैट यू थिंक इज बैड और सिली। इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं व्यंग और प्रहसन। दूसरा है प्रेवलेंस का मतलब है द फैक्ट दैट समथिंग इज वेरी कॉमन और हैपेंस ऑफन। क्या है? द फैक्ट दैट समथिंग इज वेरी कॉमन और हैपेंस ऑफन, मतलब है प्रचलन, व्यापकता और प्रधानता। इस अर्थ में हम प्रेवलेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है परसेप्टिबल। परसेप्टिबल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है दैट कैन बी सीन, फेल्ट, हर्ड और नोटिस। क्या है? दैट कैन बी सीन, फेल्ट, हर्ड और नोटिस, मतलब है बोधगम्य, प्रतीत या दिखाई पड़ने वाला, उसको कहते हैं परसेप्टिबल। सिनोनिम की बात करें, नोटिसेबल, विजिबल, ओबियस एंड एविडेंट। क्या है? नोटिसेबल, विजिबल, ओबियस एंड एविडेंट। एंटोनिम की बात करें, इम्परसेप्टिबल, इनकॉन्स्पिक्यूअस और इनविजिबल। क्या हो जाएगा? इम्परसेप्टिबल, इनकॉन्स्पिक्यूअस और इनविजिबल इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम की बात कहा, नोटिसेबल, विजिबल, ओबियस एंड एविडेंट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है परसेप्टिबल। परसेप्टिबल एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, मतलब है दैट कैन बी सीन, फेल्ट और हर्ड और नोटिस्ड। इसका मतलब बोधगम्य, प्रतीत या दिखाई पड़ने वाला। इस अर्थ में हम परसेप्टिबल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। देयर वाज अ barely perceptible movement in his right arm। क्या कह रहा है? देयर वाज अ barely perceptible movement in his right arm। चलिए अगला शब्द लेते हैं, ये हेडविंड। हेडविंड नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। हेडविंड क्या है? एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या है? अ विंड व्हिच ब्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द वन इन व्हिच यू आर मूविंग, मतलब है प्रतिकूल हवा के अर्थ में हम कहते हैं हेडविंड। A wind which blows in opposite direction to the one in which you are moving, प्रतिकूल पवन या सामने से आती हुई हवा जो आपका अवरोध करती है, आपको रोकती है, उसके लिए हम हेडविंड का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ब्रीज, गेल, गस्ट एंड विंड। क्या हो जाएगा? ब्रीज, गेल, गस्ट एंड विंड इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम है टेलविंड का मतलब होता है अनुकूल हवा, जो हवा आप ही की दिशा में चल रही हो, उसके लिए हम टेलविंड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The runners had to battle against a strong headwind। क्या है? The runners had to battle against a strong headwind। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला आया perceptible, that can be seen, felt, heard और noticed। क्या है? That can be seen, felt, heard और noticed, मतलब है बोधगम्य, प्रतीत या दिखाई पड़ने वाला। इस अर्थ में हम परसेप्टिबल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आया हेडविंड। इसका मतलब है अ विंड व्हिच ब्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द वन इन व्हिच यू आर मूविंग, मतलब है सामने से आती हुई हवा या प्रतिकूल हवा के अर्थ में हम हेडविंड का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं और अगला जो शब्द है वो है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और एग्जैजरेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग सीम लार्जर, बेटर, वर्स एटसेट्रा देन इट रियली इज, मतलब है बढ़ा चढ़ा करके कहने से, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए टू मेक समथिंग सीम लार्जर, बेटर, वर्स एटसेट्रा देन इट रियली इज। सिनोनिम की बात करें, एम्बेलिश, एम्ब्रॉयडर और बोस्ट। क्या हो जाएगा? एम्बेलिश, एम्ब्रॉयडर और बोस्ट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और एंटोनिम की बात करें तो अंडरस्टेट, मिनिमाइज एंड डिस्पैरेज। क्या हो जाएगा? अंडरस्टेट, मिनिमाइज और डिस्पैरेज इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करेंगे? अंडरस्टेट, मिनिमाइज एंड डिस्पैरेज इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। डोंट एग्जैजरेट, आई वाज ओनली 2 minutes लेट, नॉट 20। क्या कह रहा है? डोंट एग्जैजरेट, आई वाज ओनली 2 minutes लेट, नॉट 20। तो इस पेज पर जो पहला शब्द आया वो है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, टू मेक समथिंग सीम लार्जर, बेटर, वर्स एटसेट्रा देन इट रियली इज। इस अर्थ में हम एग्जैजरेट का इस्तेमाल करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है जेटिशन। जेटिसन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और जेटिसन का मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ समबडी और समथिंग दैट इज नॉट वांटेड और नीडेड, और टू डिसाइड नॉट टू यूज एन आइडिया और प्लान। दो अर्थ में इस्तेमाल होता है, यहां पर दो अलग अलग अर्थ है। किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा पाना, फेंक देना, बोझ गिराना, नहीं लेना या अपनाना, इस अर्थ में है। ठीक है, तो यहां पर जो है फेंक देना, बोझ, टू गेट रिड ऑफ समबडी और समथिंग दैट इज नॉट वांटेड और नीडेड, और टू डिसाइड नॉट टू यूज एन आइडिया और प्लान। इस अर्थ में हम जेटिसन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम के हैं डिस्कार्ड, डंप, डिच एंड लीव। क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड, डंप, डिच एंड
लीव। एंटोनिम की बात करें, अडॉप्ट, यूज, एम्ब्रेस एंड एम्प्लॉय। क्या हो जाएगा? अडॉप्ट, यूज, एम्ब्रेस एंड एम्प्लॉय। इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। वी हैव हैड टू जेटिसन आवर ट्रिप बिकॉज ऑफ रोहन्स इलनेस। क्या है? वी हैव हैड टू जेटिसन आवर ट्रिप बिकॉज ऑफ रोहन्स इलनेस। इस पेज पर जो दो शब्द आया, पहला है एग्जैजरेट, मतलब होता है टू मेक समथिंग सीम लार्जर, बेटर, वर्स एटसेट्रा देन इट रियली इज। मतलब है किसी बात को, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके करना, कहना। इस अर्थ में हम एग्जैजरेट कहते हैं। जेटिसन, यहां पर जो अर्थ हुआ है इसका, टू गेट रिड ऑफ समबडी और समथिंग दैट इज नॉट वांटेड और नीडेड, या फिर टू डिसाइड नॉट टू यूज एन आइडिया और प्लान। इस अर्थ में हम जेटिसन का प्रयोग करते हैं। चले अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है फोरे। फोरे नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अ शॉर्ट सडन अटैक मेड बाय ग्रुप ऑफ सोल्जर्स और शॉर्ट विजिट स्पेशली विद अ नोन पर्पस। दो रीजन मैंने यहां पर लिया है, इसका और भी अर्थ है। अ शॉर्ट सडन अटैक मेड बाय अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, और यही मेरे एडिटोरियल के संदर्भ के हिसाब से मीनिंग था। दूसरा है शॉर्ट विजिट स्पेशली विद अ नोन पर्पस। इस अर्थ में भी हम फोरे का प्रयोग करते हैं, मतलब है आक्रमण करना, सैर या प्रारंभिक प्रयत्न, जो इनिशियल अटेम्प्ट होता है, उस अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रेड, अटैक, असॉल्ट एंड इंकर्जन। रेड, अटैक, असॉल्ट एंड इंकर्जन सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम मुझे यहां पर लगा नहीं, इसलिए मैंने इसमें डाला नहीं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट नाइट आवर ट्रूप्स मेड अ ब्रीफ फोरे इनटू एनिमी टेरिटरी। क्या है? लास्ट नाइट आवर ट्रूप्स मेड अ ब्रीफ फोरे इनटू एनिमी टेरिटरी। ये जो पहला शब्द आया इस पेज पर, फोरे, इसका मतलब होता है शॉर्ट सडन अटैक मेड बाय अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स और शॉर्ट विजिट स्पेशली विद अ नोन पर्पस। इस अर्थ में है आक्रमण करना, सैर और प्रारंभिक प्रयत्न। इस अर्थ में हम फोरे का प्रयोग करते हैं। फोरे नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है ग्लिब। ग्लिब एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है यूजिंग वर्ड्स इन अ वे दैट इज क्लेवर एंड क्विक बट नॉट सिंसियर। क्या है? यूजिंग वर्ड्स इन अ वे दैट इज क्लेवर एंड क्विक बट नॉट सिंसियर। मतलब है कि चतुराई से, फुर्ती से अपनी बात कहने वाला, वाक्पटु कह सकते हैं, है ना। एक प्रकार का एडजेक्टिव है, सच्चाई से नहीं, है ना। वाक्पटु के अर्थ में कि चतुराई और फुर्ती से कहते हैं बट सच्चाई से नहीं, वाक्पटु के अर्थ में हम ग्लिब का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें, प्लॉजिबल, डिवियस एंड फ्लिपेंट। क्या हो जाएगा? प्लॉजिबल, डिवियस एंड फ्लिपेंट। एंटोनिम की बात करें, सिंसियर, थॉटफुल एंड इनआर्टिकुलेट। क्या हो जाएगा? सिंसियर, थॉटफुल एंड इनआर्टिकुलेट। इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। No one has convinced by his glib explanation. क्या है? No one has convinced by his glib explanation. No one has convinced by his glib explanation. इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है foray, a short sudden attack made by a group of soldiers, और short visit especially with a known purpose। इस अर्थ में भी हम फोरे का इस्तेमाल करते हैं, आक्रमण करना, सैर या प्रारंभिक प्रयत्न। दूसरा जो शब्द आया ग्लिब, ग्लिब का मतलब है यूजिंग वर्ड्स इन अ वे दैट इज क्लेवर एंड क्विक बट नॉट सिंसियर। मतलब है वाक्पटु, फुर्ती से, चतुराई से शब्दों का इस्तेमाल करना बट सच्चाई से नहीं, है ना। वाक्पटु अर्थ में हम ग्लिब का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगला जो शब्द है वो है प्रोन। प्रोन एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग और टू डू समथिंग बैड। लाइकली टू सफर समथिंग और टू डू समथिंग बैड मतलब है किसी रोग से पीड़ित होने या गलती करने की संभावना से ग्रस्त। प्रवृत्त के सेंस में कह सकते हैं, किसी तरह से प्रेरित होना, किसी में कुछ गलती हो जाए, कुछ ऐसा वल्नरेबल होने के सेंस में हम प्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग और टू डू समथिंग बैड इस अर्थ में है किसी रोग से पीड़ित होने या गलती करने की संभावना से ग्रस्त। मतलब ऐसा सिचुएशन हो जाए जहां पर आप इस तरफ प्रेरित हो कि गलती हो सकती है, उसके लिए हम प्रोन का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ससेप्टेबल, वल्नरेबल एंड इंक्लाइंड। क्या हो जाएगा? ससेप्टेबल, वल्नरेबल एंड इंक्लाइंड इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम की बात करें, रेसिस्टेंट, इम्यून एंड लोथ। क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंट, इम्यून एंड लोथ इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्किंग विदाउट अ ब्रेक मेक्स यू मोर प्रोन टू एरर। क्या है? वर्किंग विदाउट ब्रेक मेक्स यू मोर प्रोन टू एरर, है ना। कि अगर ब्रेक के बिना है तो वो क्या करेगा? आपको ज्यादा प्रेरित, आप उसके लिए क्या हो जाएंगे? वल्नरेबल हो जाएंगे, ज्यादा एरर होगी, गलती हो सकती है वहां पर। तो वर्किंग विदाउट अ ब्रेक मेक्स यू मोर प्रोन टू एरर। अगर आप छुट्टी नहीं लेते हैं, आप जो है काम लगातार कर रहे हैं और ब्रेक नहीं ले रहे हैं, तो वहां पर गलतियां होने की संभावना, आप प्रवृत्त हो जाते हैं, उस तरफ से प्रेरित हो जाते हैं। कह रहा है लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग और टू डू समथिंग बैड। ऐसा सिचुएशन वहां पर हो रहा है कि आपसे मिस्टेक होने लगता है। वही कह रहा है वर्किंग विदाउट अ ब्रेक मेक्स यू मोर प्रोन टू एरर। इस अर्थ में हम प्रोन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पेज पर जो पहला शब्द आया वो है लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग और टू डू समथिंग बैड। इस अर्थ में हम प्रोन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है हेजेमॉन।
हेजेमोन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है लीडर, कंट्री और ग्रुप दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड देयरफॉर एबल टू कंट्रोल अदर्स। ये लीडर के लिए, कंट्री के लिए और ग्रुप के लिए कहा जा रहा है जो कि बहुत स्ट्रांग हो, पावरफुल हो और इसी वजह से वो दूसरे को कंट्रोल करने में सक्षम हो। मतलब है शक्तिशाली नेता, देश या समूह, और लीडर, कंट्री और ग्रुप दैट इज वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल एंड देयरफॉर एबल टू कंट्रोल अदर्स। इस अर्थ में हम हेजेमोन का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें, पावरफुल, स्ट्रांग एंड डोमिनेंट, क्या हो जाएगा? पावरफुल, स्ट्रांग एंड डोमिनेंट। इसके एंटोनिम को कहें तो सबऑर्डिनेट कह सकते हैं, इंफीरियर कह सकते हैं, सबसर्विएंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सबऑर्डिनेट, इंफीरियर एंड सबसर्विएंट इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। कुड द यूनाइटेड स्टेट्स लूज आउट टू अनदर ग्लोबल हेजेमोन? कुड द यूनाइटेड स्टेट्स लूज आउट टू अनदर ग्लोबल हेजेमोन? चाइना, है ना? कुड द यूनाइटेड स्टेट्स लूज आउट टू अनदर ग्लोबल हेजेमोन? चाइना। यहां पर दो शब्द आया, पहला है प्रोन। प्रोन का मतलब है लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग और टू डू समथिंग बैड, मतलब है किसी भी तरफ जो है प्रवृत्त होना, क्या है? गलती करने की संभावना से ग्रस्त या किसी रोग से पीड़ित होने के लिए हम प्रोन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हेजेमोन का मतलब होता है लीडर, कंट्री, ग्रुप दैट इज वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल एंड देयरफॉर एबल टू कंट्रोल अदर्स। शक्तिशाली देश, नेता या समूह जो अपनी शक्तियों की वजह से दूसरे को कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं, उसके लिए हम हेजेमोन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है बॉग डाउन। ये एक फ्रेजल वर्ब है। बॉग डाउन का मतलब होता है टू प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग और ऑन और प्रोग्रेसिंग और टू मेक समथिंग सिंक इनटू मड और वेट ग्राउंड। मतलब है कि उलझाना, दलदल में धंसना, उलझना या दलदल में धंसना। क्या कह रहा है? टू प्रिवेंट समबडी और समथिंग फ्रॉम मूविंग ऑन, ठीक है, प्रोग्रेसिंग और कह रहा है टू मेक समथिंग सिंक इनटू मड और वेट ग्राउंड। मतलब दलदल में धंसने से, यहां रोकने से, बाधा डालने से कि वो प्रोग्रेस ना कर सके, मूव ऑन ना कर सके, उसके लिए हम बॉग डाउन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इंपीड, मायर एंड एनमेस। क्या हो जाएगा? इंपीड, मायर, एनमेस इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, रिलीज, फ्री एंड लिबरेट। क्या हो जाएगा? रिलीज, फ्री एंड लिबरेट इसके बॉग डाउन के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He is a big picture leader and doesn't get bogged down in the details. क्या है? He is a big picture leader and doesn't get bogged down in the details. यहां जो आया पहला शब्द bogged down, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है to prevent someone or something from moving on or progressing, या फिर to make something sink into mud or wet ground। इस दोनों अर्थ में हम bogged down का प्रयोग करते हैं। मतलब है उलझना और दलदल में धंसना। चलिए अगला शब्द है, यह है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है स्पेशल परमिशन, स्पेशली फ्रॉम अ रिलीजियस लीडर टू डू समथिंग दैट इजंट यूजुअली अलाउड और लीगल। मतलब है कि स्पेशल परमिशन हो, स्पेशली फ्रॉम अ रिलीजियस लीडर, कुछ करना जो कि यूजुअली अलाउड नहीं हो और लीगल नहीं हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। या फिर द एक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग स्पेशली बाय समबडी इन अथॉरिटी, है ना? मतलब है विशेषानुमति, विशेष अनुमति के अर्थ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डिस्पेंसेशन ऐसे वितरण के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सेंस यहां पर मैंने नहीं लिया है। सिनोनिम की बात करें, एग्जेम्पशन, इम्यूनिटी एंड रिप्रीव। क्या हो जाएगा? एग्जेम्पशन, इम्यूनिटी एंड रिप्रीव छूट के लिए है। इम्यूनिटी मतलब है कि कुछ उसको अधिकार मिला हुआ है कि भैया उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो एग्जेम्पशन, इम्यूनिटी एंड रिप्रीव इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम कहेंगे प्रोविजन, लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन। क्या हो जाएगा? प्रोहिबिशन, लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है स्पेशल परमिशन, स्पेशली फ्रॉम अ रिलीजियस लीडर टू डू समथिंग दैट इजंट यूजुअली अलाउड और लीगल, विशेषानुमति। ऐसे दूसरा अर्थ इसका वितरण के अर्थ में भी हम ले सकते हैं, और भी एक दो अर्थ है, लेकिन जो पैराग्राफ के हिसाब से मीनिंग आ रहा है ना, वो मैं यहां पर डालता हूं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द स्पोर्ट्स रूलिंग बॉडी गेव हिम डिस्पेंसेशन टू compete in national competition। क्या है? competitions। The sports ruling body gave him dispensation to compete in national competitions। अब देखिए क्या होता है ना, कई बार हम लोग को कंपटीशन में नेशनल लेवल पे जाने में छोटे छोटे चरणों को पार करना पड़ता है। कई बार ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनको एक बार में ही अलाउ कर दिया था। ये विशेष अनुमति है, जब तक आप सभी चरणों को पार नहीं करते आप फर्स्ट क्लास में नेशनल लेवल पर नहीं खेल सकते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए कुछ खिलाड़ियों को अलाउ कर दिया जाता है, तो वहां पर जो है डिस्पेंसेशन शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज पर जो दो शब्द आया, पहला है बॉग डाउन। बॉग डाउन एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट समबडी और समथिंग फ्रॉम मूविंग ऑन और प्रोग्रेसिंग, या फिर टू मेक समथिंग सिंक इनटू मड और वेट ग्राउंड। उलझना, दलदल में धंसना, ठीक है।
और किसी को आगे बढ़ने से रोकना, प्रोग्रेस करने से रोकना, इस अर्थ में हम बॉकडाउन का प्रयोग करते हैं। डिस्पेंसेशन का मतलब है स्पेशल परमिशन, स्पेशली फ्रॉम अ रिलीजियस लीडर टू डू समथिंग दैट इजंट यूजुअली अलाउड और लीगल, या फिर द एक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग स्पेशली बाय समबडी इन अथॉरिटी, इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं। विशेषानुमति के अर्थ में डिस्पेंसेशन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला शब्द अगले पेज पर, और एक और चीज, डिस्पेंसेशन का एक और सेंस है यहां पर कि अ पॉलिटिकल और रिलीजियस सिस्टम दैट ऑपरेट्स इन अ कंट्री दैट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई अगर रिलीजियस सिस्टम है जो कि ऑपरेट कर रहा है इन किसी देश में, उसके लिए भी हम डिस्पेंसेशन का इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिकल और रिलीजियस सिस्टम दैट ऑपरेट्स इन अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर टाइम, इस अर्थ में भी डिस्पेंसेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है रेपेशियस। रेपेशियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है हैविंग और शोइंग अ स्ट्रांग विश टू टेक थिंग्स फॉर योरसेल्फ, यूजुअली यूजिंग अनफेयर मेथड्स और फोर्स। मतलब है अति लोलुप, भुक्खर, सर्वग्राही, मतलब आपको अपने लिए कुछ चाहिए बट अनफेयर तरीके से, मतलब जैसे हो चाहिए, मतलब चाहिए। क्या कह रहा है? हैविंग और शोइंग अ स्ट्रांग विश टू टेक थिंग्स फॉर योरसेल्फ, यूजुअली यूजिंग अनफेयर मेथड्स और फोर्स, है ना। इस तरीके से जो हमको कुछ चाहिए होता है उसके लिए हम यूज करते हैं रेपेशियस। अति लोलुप कह सकते हैं, भुक्खर कह सकते हैं, सर्वग्राही कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें, ग्रीडी, ग्रास्पिंग एंड एवरिशियस, है ना। ग्रीडी, ग्रास्पिंग, एवरिशियस। एंटोनिम की बात करें, जेनरस, सैटिस्फाइड एंड कंटेंट, क्या हो जाएगा? जेनरस, सैटिस्फाइड एंड कंटेंट, इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सिनोनिम की बात का ग्रीडी, ग्रास्पिंग एंड एवरिशियस। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा he had a rapacious appetite for bird's nest soup. He had a rapacious appetite for bird's nest soup. इस पेज पर जो पहला शब्द आया वो है rapacious, मतलब होता है having or showing a strong wish to take things for yourself, usually using unfair methods or force. चलिए, मतलब है अति लोलुप, भुक्खर, लालची, सर्वग्राही, चाहे जैसे हो हमको चाहिए, इस अर्थ में जो है आप rapacious का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने परिचय में किसी ऐसे को जानते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, कोई है ऐसा? होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्टार्टल। स्टार्टल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और स्टार्टल का मतलब है टू सरप्राइज समबडी और समथिंग इन अ वे दैट स्लाइटली शॉक्स, फ्राइटन्स हिम, हर और इट। मतलब है कि चौंका देना, थोड़ा परेशान करते हुए, डराते हुए आश्चर्य में डाल देना, इस अर्थ में हम स्टार्टल का इस्तेमाल करते हैं। टू सरप्राइज समबडी और समथिंग इन अ वे दैट स्लाइटली शॉक्स, फ्राइटन्स हिम, हर और इट। एक सिनोनिम देख लेते हैं, स्टॉनिश, शॉक एंड स्टन। क्या हो जाएगा? स्टॉनिश, शॉक एंड स्टन, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम करें, बोर, काम एंड सूद। क्या हो जाएगा? बोर, काम एंड सूद, इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टार्टल का मतलब होता है चौंका देना, थोड़ा परेशान करते हुए, डराते हुए, आश्चर्य में डालने के लिए हम स्टार्टल का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्टॉनिश, शॉक एंड स्टन। एंटोनिम की बात करें, बोर, काम एंड सूद। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। The gunshot startled the horses. क्या है? The gunshot startled the horses. अब यहां पर देखिए दो वर्ड आया। rapacious का मतलब होता है having or showing a strong wish to take things for yourself, especially usually using unfair methods or force. मतलब है अति लालची, भुक्खर, सर्वग्राही, इस अर्थ में हम rapacious का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा शब्द है startle, इसका मतलब होता है चौंका देना, लेकिन परेशान करते हुए, डराते हुए, आश्चर्य में डालना। To surprise somebody or something in a way that slightly shocks or frightens him, her और it, इस अर्थ में हम startle का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला शब्द ये है run amok। ये एक प्रकार का idiom है। Run amok का मतलब होता है to suddenly start behaving violently, especially in a public place। मतलब है एकाएक हिंसक रीति से व्यवहार करने लगना। ठीक है, विशेषता किसी सार्वजनिक स्थान पर, या फिर इसके लिए आप कह सकते हैं सर पर खून सवार होना। क्या कहेंगे? सर पर खून सवार होना, इस अर्थ में भी रन अमॉक इडियम का इस्तेमाल किया जाता है, सर पर खून सवार होना। अब देखिए, अरे रन एमॉक का जो प्रयोग हम करेंगे वो सर पर खून सवार होने के अर्थ में भी करेंगे। सर पर खून सवार होना, इस अर्थ में इस इडियम का प्रयोग किया जा सकता है। तो रन अमॉक का यहां जो सेंस आ रहा है टू सडनली स्टार्ट बिहेविंग वायलेंटली, स्पेशली इन अ पर्टिकुलर पब्लिक प्लेस,
इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एकाएक हिंसक रीति से व्यवहार करने लगना, विशेषतः किसी सार्वजनिक प्लेस पर। सिनोनिम क्या है? रैम्पेज, रेज एंड रन राइट। क्या हो जाएगा? रैम्पेज, रेज एंड रन राइट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम की बात करें तो ओबे, सरेंडर एंड गिव इन। क्या हो जाएगा? ओबे, सरेंडर एंड गिव इन इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फुटबॉल फैंस ran amok in Kolkata last night। क्या है? फुटबॉल फैंस ran amok in Kolkata last night। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो शब्द नहीं, शब्दों का समूह है इडियम। To suddenly start behaving violently, especially in a public place। सर पर खून सवार होना, अचानक एकाएक हिंसक तरीके से व्यवहार करना, विशेष करके सार्वजनिक स्थानों पर कहते हैं रन अमॉक। चलिए अगला जो शब्द है वो है बैकलेस। बैकलेस नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट अ पॉलिटिकल और सोशल इवेंट और डेवलपमेंट। किसी सामाजिक और राजनीतिक घटना की तीव्र प्रतिक्रिया के लिए हम बैकलेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम क्या है? रिकॉइल, कमबैक एंड रिप्रेजल। क्या हो जाएगा? रिकॉइल, कमबैक एंड रिप्रेजल। एंटोनिम यहां पर मुझे लगा नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। बैकलेस मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट अ पॉलिटिकल और सोशल इवेंट और डेवलपमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट इज फेसिंग एन एंग्री बैकलेस from voters over the new text। क्या है? The government is facing an angry backlash from voters over the new text। इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है रन अमॉक, एक प्रकार का इडियम है। टू सडनली स्टार्ट बिहेविंग वायलेंटली स्पेशली इन अ पब्लिक प्लेस मतलब है सर पर खून सवार होना, अचानक हिंसक व्यवहार करने लगना, विशेष करके सार्वजनिक स्थानों पर। दूसरा है बैकलेस मतलब है अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट अ पॉलिटिकल और सोशल इवेंट और डेवलपमेंट। किसी सामाजिक राजनीतिक घटना की तीव्र प्रतिक्रिया के लिए हम यूज करते हैं बैकलेस। चलिए अगला जो शब्द है वो है फिजल आउट। फिजल आउट एक फ्रेजल वर्ब है और फिजल आउट का मतलब होता है टू एंड इन अ वीक और डिसअपॉइंटिंग वे। क्या है? टू एंड इन अ वीक और डिसअपॉइंटिंग वे, निम्न स्तरीय या निराशाजनक ढंग से समाप्त होना, असफल होना, इस अर्थ में फिजल आउट का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें फेल, फॉल फ्लैट एंड फ्लॉप। क्या हो जाएगा? फेल, फॉल फ्लैट एंड फ्लॉप इसको हम सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं फिजल आउट के। एंटोनिम की बात करें सक्सीड, डू वेल, है ना? क्या है? सक्सीड और डू वेल इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और सिनोनिम में फेल, फॉल फ्लैट एंड फ्लॉप इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। चलिए फटाफट एग्जांपल देखते हैं। द गेम स्टार्टेड वेल बट इट फिजल्ड आउट इन द सेकंड हाफ। क्या है? द गेम स्टार्टेड वेल बट इट फिजल्ड आउट इन द सेकंड हाफ। पहला जो शब्द आया वो एक फ्रेजल वर्ब है, टू एंड इन अ वीक और डिसअपॉइंटिंग वे। फिजल आउट का मतलब टू एंड इन अ वीक और डिसअपॉइंटिंग वे, निम्न स्तरीय या निराशाजनक ढंग से समाप्त होना, असफल होना। सिनोनिम है फेल, फॉल फ्लैट एंड फ्लॉप। एंटोनिम है सक्सीड एंड डू वेल। चलिए अगला शब्द ये है पैरानोया। पैरानोया एक नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है अ फीलिंग ऑफ फियर। देखिए मैं यहां पर एक जानकारी आपको दूं, यह शब्द मैंने आपको पढ़ाया है, OWS के किसी एपिसोड में यह आया है। मैं यही आपको कह रहा हूं कि OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसको आप एक क्वेश्चन पैटर्न न माने। वहां जो मैं शब्द रखता हूं वो भी आपकी वोकैबुलरी ही है। वो ज्यादा फिल्टर्ड वर्ड्स होते हैं, उसके मीनिंग थोड़े स्पेशल होते हैं, तो उसको याद करेंगे ना तो आपकी वोकैबुलरी ही अच्छी होगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं OWS सर इस एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, ये सब गलतफहमी से बाहर निकलिए। देखिए पैरानोया का मतलब है फीलिंग ऑफ फियर एंड सस्पिशन ऑफ other people or an extreme and unreasonable feeling that other people do not like you or going to harm or criticize you। मतलब है दूसरों से भय की और उन पर संदेह करने की प्रवृत्ति या वहम, मिथ्या भ्रम, इस अर्थ में हम पैरानोया का इस्तेमाल करते हैं। और सिनोनिम देख लेते हैं डिल्यूजन, एंजाइटी एंड डिसबिलीफ। क्या हो जाएगा? डिल्यूजन, एंजाइटी एंड डिसबिलीफ। एंटोनिम की बात करें बिलीफ, ट्रस्ट एंड कन्विक्शन। क्या हो जाएगा? बिलीफ, ट्रस्ट एंड कन्विक्शन इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। पैरानोया का मतलब है फीलिंग ऑफ फियर एंड सस्पिशन ऑफ अदर पीपल और एन एक्सट्रीम एंड अनरीजनेबल फीलिंग दैट अदर पीपल डू नॉट लाइक यू और गोइंग टू हार्म और क्रिटिसाइज यू। मतलब है मिथ्या भ्रम, वहम, है ना, दूसरों से भय और उन पर संदेह करने की जो प्रवृत्ति होती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पैरानोया का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ पैरानोया अबाउट क्राइम एट द मोमेंट। क्या है? देयर इज अ लॉट ऑफ पैरानोया अबाउट क्राइम एट द मोमेंट। इस पेज पर जो दो शब्द, पहला एक फ्रेजल वर्ब फिजल आउट। फिजल आउट का मतलब है टू एंड इन अ वीक एंड डिसअपॉइंटिंग वे, निम्न स्तरीय निराशाजनक ढंग से समाप्त होना या असफल होने के अर्थ में हम फिजल आउट का इस्तेमाल करते हैं। पैरानोया का मतलब है फीलिंग ऑफ फियर और सस्पिशन ऑफ अदर पीपल और एन एक्सट्रीम एंड अनरीजनेबल फीलिंग दैट अदर पीपल डू नॉट लाइक यू और गोइंग टू हार्म और क्रिटिसाइज यू। मतलब है मिथ्या भ्रम, वहम, दूसरों के से भय और उन पर संदेह करने की जो प्रवृत्ति होती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पैरानोया, विशेष करके मिथ्या भ्रम,
वहम, इस अर्थ में पैरानोया का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है कम अप विद। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। कम अप विद का मतलब होता है टू सजेस्ट और थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान। क्या है? टू सजेस्ट और थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान, मतलब है जुटाना, सूझना या खोजना। उसको जुटाने के सेंस में है टू सजेस्ट और थिंक ऑफ एन आइडिया ऑफ और प्लान। सिनोनिम की बात करें, डिस्कवर, फाइंड, इन्वेंट एंड प्रोड्यूस। क्या हो जाएगा? डिस्कवर, फाइंड, इन्वेंट एंड प्रोड्यूस। एंटोनिम यहां पर मुझे लगा नहीं। टू सजेस्ट और थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान, कम अप विद, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इस अर्थ में इस्तेमाल होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन केम अप विद सेवरल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टू प्रिवेंट अनदर 9/11 इवेंट। है ना? देखिए यहां पर है केम अप विद। क्या? द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO came up with several safety standards to prevent another 9/11 event। चलिए, जो पहला शब्द इस पेज पर आया वो है मेरा एक फ्रेजल वर्ब come up with। इसका मतलब होता है to suggest or think of an idea or plan। चलिए अगला शब्द है perforate। ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। perforate का मतलब है to make a hole or holes through something, pass into or थ्रू ऑफन बाय ओवरकमिंग रेसिस्टेंस। मतलब यहां पर देखिए, यहां पर है छेद देने के अर्थ में है, छेदना, भेदने के अर्थ में, लेकिन पैराग्राफ में जिस संदर्भ में इस्तेमाल हुआ था इसका मतलब है कि लूप होल का होना, जहां की कुछ भी आसानी से घुस जाए, चले जाए, है ना, उस पर कोई रोक टोक ना लगा सके। परफोरेट का मतलब है कि वल्नरेबल कह लीजिए, जहां पर की सिक्योरिटी उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, उस सेंस में कह रहा है। ये दूसरा वाला देखिए ना, पास इनटू और थ्रू ऑफन बाय ओवरकमिंग रेसिस्टेंस, है ना। तो इस अर्थ में परफोरेट का इस्तेमाल हुआ है। सिनोनिम कहेंगे पियर्स, पेनिट्रेट, एंटर एंड पंचर। क्या हो जाएगा? पियर्स, पेनिट्रेट, एंटर एंड पंचर। एंटोनिम कहेंगे सील, क्लोज एंड ब्लॉक। क्या कहेंगे? सील, क्लोज एंड ब्लॉक। इसके लिए एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द न्यू इजरायली डिजाइन थ्रेट इज गोइंग टू बी अ मेजर इशू इन इंडियाज परफोरेटेड सेफ्टी सील्ड। अब देखिए, इंडिया का जो सेफ्टी सील्ड है उसको बोला गया परफोरेटेड, मतलब फुल ऑफ लूप होल्स, है ना, जहां पर कि भाई आप स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी सील्ड भी नहीं है। तो वही कह रहा है कि द न्यू इजरायली डिजाइन थ्रेट इज गोइंग टू बी अ मेजर इशू इन इंडिया परफोरेटेड सेफ्टी सील्ड। जगह जगह उसमें छेद है भैया इंडिया के सेफ्टी सील्ड में, उसकी चर्चा यहां पर कह रहे हैं। तो इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है कम अप विद। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू सजेस्ट और थिंक एन आइडिया और प्लान, मतलब है जुटाना। परफोरेट दूसरा शब्द है टू मेक अ होल और होल्स थ्रू समथिंग, या फिर पास इनटू और थ्रू ऑफन बाय ओवरकमिंग रेसिस्टेंस, मतलब है छेदना, भेदने के अर्थ में। वो आप कह सकते हैं लूप होल से भरा हुआ इस अर्थ में, या वल्नरेबल, है ना। चले अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है मशरूम। मुंह में पानी आ गया नाम सुन के। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मशरूम वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव तीनों तरीके से इस्तेमाल होता है। यहां मैंने जो सेंस लिया है वो एक वर्ब वाला है, टू स्प्रेड वेरी क्विकली, तेजी से बढ़ना या तेजी से फैलना। सिनोनिम कहें प्रोलिफरेट, बर्जियन एंड स्काईरॉकेट। क्या हो जाएगा? प्रोलिफरेट, बर्जियन एंड स्काईरॉकेट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम में डिमिनिश, डिक्रीज एंड श्रिंक। क्या हो जाएगा? डिमिनिश, डिक्रीज एंड श्रिंक इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। मशरूम एक सब्जी भी है, मशरूम का मतलब तेजी से फैलना भी होता है, ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The number of computers in schools has mushroomed in recent years। क्या कह रहा है? The numbers of computers in schools has mushroomed in recent years। पहला जो शब्द है इस पेज पर वो है मशरूम, टू स्प्रेड वेरी क्विकली, तेजी से बढ़ना और तेजी से फैलना। The number of computers in schools has mushroomed in recent years। चलिए अगला जो शब्द है वो है मैस्करेड। मैस्करेड जो है वो नाउन और वर्ब दो तरीके से इस्तेमाल होता है। मैस्करेड का मतलब है अ वे ऑफ बिहेविंग दैट हाइड्स द ट्रुथ और पर्सन्स ट्रू फीलिंग्स। एक तो ये है, मतलब है इस तरीके से व्यवहार करना कि आप दुखी हैं बट हंसते रहना ताकि आपका दुख किसी को पता ना चले। मतलब कह सकते हैं छद्म आवरण कर लेना, एक दिखावा, इसके लिए भी और सारे शब्द कई बताए हैं। प्रिटेंड टू बी समवन और समथिंग दैट यू आर नॉट, मतलब कुछ दूसरा प्रिटेंड करना, जो आप नहीं हैं वो प्रिटेंड करना। इस अर्थ में हम मैस्क्यूरेड का इस्तेमाल करते हैं। सत्य सच्चे मनोभाव को छिपाने वाला आचरण या स्वांग रचना, है ना। मतलब वो कह सकते हैं क्लाउन की तरह बिहेव करना, बहरूपिया की तरह बिहेव करना, कोई भी किसी का भी रूप धारण करके कि जो आप असली हैं वो ना दिखना। सिनोनिम की बात करें, इंपर्सोनेट, डिस्गाइज एंड फेसेड। क्या है? इंपर्सोनेट, डिस्गाइज एंड फेसेड। एंटोनिम अनमास्क, एक्सपोज एंड रिवील। क्या हो जाएगा? अनमास्क, एक्सपोज एंड रिवील।
यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है मैस्क्यूरेट, मतलब है अ वे ऑफ बिहेविंग दैट हाइड्स द ट्रूथ और अ पर्सन्स ट्रू फीलिंग्स, या फिर प्रिटेंड टू बी समवन और समथिंग दैट यू आर नॉट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज मैस्क्यूरेटिंग एन एज एन एक्सपर्ट ऑन द इंटरनेट। क्या है? ही इज मैस्क्यूरेटिंग एज एन एक्सपर्ट ऑन द इंटरनेट। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है मशरूम, मशरूम का मतलब होता है टू स्प्रेड वेरी क्विकली, एंड दूसरा शब्द आया मैस्क्यूरेट का मतलब होता है अ वे ऑफ बिहेविंग दैट हाइड्स द ट्रुथ और अ पर्सन्स ट्रू फीलिंग्स, या फिर दूसरा प्रिटेंड टू बी समवन और समथिंग दैट यू आर नॉट, मतलब है बहरूपिया की तरह एक्ट करना, स्वांग रचना, छद्म आवरण ओढ़ लेना, इसके लिए हम मैस्क्यूरेट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है विसिनिटी। विसिनिटी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है द एरिया अराउंड अ पर्टिकुलर प्लेस। आसपास का जो एरिया होता है उसको हम विसिनिटी कहते हैं, आस पड़ोस या इलाका। सिनोनिम क्या है? एरिया, लोकेलिटी, प्रॉक्सिमिटी और एडजॉइनिंग। क्या है? एरिया, लोकेलिटी, प्रॉक्सिमिटी एंड एडजॉइनिंग। एंटोनिम मुझे यहां नहीं लगा, मैंने डाला नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर इज नो हॉस्पिटल इन द इमीडिएट विसिनिटी। क्या है? देयर इज नो हॉस्पिटल इन द इमीडिएट विसिनिटी। ठीक है, विसिनिटी का मतलब है द एरिया अराउंड अ पर्टिकुलर प्लेस। चलिए अगला जो शब्द है वो है सेट ऑफ। ये एक फ्रेजल वर्ब है और सेट ऑफ का मतलब होता है टू लीव ऑन अ जर्नी। क्या है? टू लीव ऑन अ जर्नी, यात्रा आरंभ करने के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम क्या है? एम्बार्क, ट्रेवल एंड डिपार्ट। क्या हो जाएगा? एम्बार्क, ट्रेवल एंड डिपार्ट। सेट ऑफ का मतलब है यात्रा आरंभ करना, टू लीव ऑन अ जर्नी। एंटोनिम क्या है? अराइव, स्टे एंड स्टॉप। क्या हो जाएगा? अराइव, स्टे एंड स्टॉप। एक अर्थ में इसके स्टे ऑफ के, सेट ऑफ के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सेट ऑफ का क्या मतलब है? टू लीव ऑन अ जर्नी, एम्बार्क, ट्रेवल एंड डिपार्ट। एंटोनिम क्या कहेंगे? अराइव, स्टे एंड स्टॉप। एक अर्थ में इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी सेट ऑफ एन एट 3 o'clock दिस मॉर्निंग। क्या है? वी सेट ऑफ एट 3 o'clock दिस मॉर्निंग। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है द एरिया अराउंड अ पर्टिकुलर प्लेस, आस पड़ोस या इलाका। इस अर्थ में हम विसिनिटी का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द आया वो है एक फ्रेजल वर्ब, सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है टू लीव ऑन अ जर्नी, यानी यात्रा आरंभ करना। चलिए अगला जो शब्द है वो है ट्रेड। ट्रेड वर्ब और नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू पुट योर फुट डाउन व्हाइल यू आर वॉकिंग। मतलब है चलना या पैर रखकर चलना या चलकर रास्ता बनाना। क्या है? चलकर रास्ता बनाना। टू पुट योर फुट डाउन व्हाइल यू आर वॉकिंग, चलना, पैर रखना या चलकर रास्ता बनाना। वैसे कुचलने के अर्थ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि संदर्भ के हिसाब से ये था आर्टिकल में, तो इसलिए मैंने ये मीनिंग डाला है। सिनोनिम क्या है? वॉक, स्टेप, स्ट्राइड एंड मार्च। क्या हो जाएगा? वॉक, स्टेप, स्ट्राइड एंड मार्च। इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम मुझे लगा नहीं, फिर यहां पर छोड़ दिया मैंने। आएगा संदर्भ में तो देखिएगा, इसका मतलब होता है चलना, कुचलने के अर्थ में आएगा, बट इस अर्थ में मुझे नहीं लगा तो मैंने डाला नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द एयरलाइन इंडस्ट्री विल सफर अंटिल गवर्नमेंट्स वेक अप टू द डेंजरस पाथ दैट इजराइल इज ट्रेडिंग। क्या है? द एयरलाइन इंडस्ट्री विल सफर अंटिल गवर्नमेंट्स वेक अप टू द डेंजरस पाथ दैट इजराइल इज ट्रेडिंग। इजराइल क्या कर रहा है? वो पेजर तेजर फोड़ रहा है, रेडियो फोड़ रहा है, एक नए प्रकार के आतंक, एक नए प्रकार के जो क्या कहते हैं विस्फोटक यंत्र का वो चल करके रास्ता बना रहा है, लोगों को रास्ता दिखा रहा है। उसी की बात यहां कह रहा है। ट्रेड का मतलब है टू पुट योर फुट डाउन व्हाइल यू आर वॉकिंग, मतलब चलना, पैर रखकर या पैर रखना या चलकर रास्ता बनाना। इस रास्ते पर चल रहा है और लोगों को दिखा रहा है कि भैया ऐसे भी हमला किया जा सकता है। तो इसी बात की चर्चा के लिए इस संदर्भ में शब्द का प्रयोग इस आर्टिकल में किया गया था। चलिए सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है कोहेरेंट। कोहेरेंट एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और ये शब्द आपने सुन रखा होगा, चूंकि मैंने एडिटोरियल के लिस्ट में नहीं शामिल किया था इसलिए मैंने डाल दिया। आइडियाज और थॉट्स क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, लॉजिकल, है ना। या फिर दूसरा है पर्सन के लिए एबल टू टॉक एंड एक्सप्रेस क्लियरली। इंसान के लिए क्या कहेंगे? जो एबल हो टॉक एंड एक्सप्रेस क्लियरली, उसमें सक्षम हो उसके लिए। या फिर आइडिया और थॉट्स के लिए कहेंगे क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, और लॉजिकल इस अर्थ में हम कोहेरेंट का इस्तेमाल करते हैं। विचार आदि के लिए स्पष्ट और सुबोध, सुसंगत, स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम, ये इंसान के लिए इस्तेमाल होगा, है ना, कोहेरेंट। चलिए सिनोनिम की बात करें, लॉजिकल, रैशनल एंड वैलिड। क्या हो जाएगा? लॉजिकल, रैशनल एंड वैलिड। एंटोनिम हो जाएगा इनकोहेरेंट, मडल्ड एंड वीक। क्या हो जाएगा? इनकोहेरेंट, मडल्ड एंड वीक। इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द प्रेसिडेंट हैज नॉट प्रेजेंटेड अ कोहेरेंट प्लान फॉर डीलिंग इट। द प्रेसिडेंट हैज नॉट प्रेजेंटेड अ कोहेरेंट प्लान फॉर डीलिंग इट। इस पेज पर जो दो शब्द आए, आखिरी पेज है, आखिरी दो शब्द, पहला है ट्रेड, मतलब है टू पुट योर फुट डाउन व्हाइल यू आर वॉकिंग, चलना या पैर रखना या चलकर रास्ता बनाना।
जिस तरह से कोई नहीं जा रहा है उस पर चल करके लोगों को दिखा रहे भैया ये भी रास्ता है, इजराइल वही काम कर रहा है। यहां पर दूसरा शब्द आया कोहेरेंट, आइडियाज और थॉट्स के लिए क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड और लॉजिकल, और किसी इंसान के लिए एबल टू टॉक एंड एक्सप्रेस क्लियरली, विचार आदि के लिए स्पष्ट और सुबोध, और स्पष्ट और सुबोध सुसंगत तरीके से व्यक्त करने में जो सक्षम हो उसके लिए भी हम कोहेरेंट का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद तो यह है कि आज के सेशन में कितने शब्द रखे गए, 28 वर्ड्स रखे गए, जो सबके सब आपको पढ़ करके बहुत मजा आया, और इसमें से बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो आपके लिए नए थे और आपने सबको नोट डाउन किया, और मैं तो ये कहूंगा कि 70% तक आपको याद हो गया होगा। सीजन की समाप्ति के बाद इसको रिवीजन कर लीजिएगा 2-4 बार, फिर इसको बंद करके अगली सुबह यानी कि कल सुबह सुबह इसको पढ़ना भूलिएगा नहीं। उम्मीद तो यह है कि ये सेशन आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन सबसे जरूरी काम भूलिएगा नहीं, पढ़ते लिखते रहिएगा। लर्निंग इज विदाउट रूल्स से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।